हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हुक्स लॉ से। वी नो हुक्स लॉ क्या है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ये हमने देखा है बहुत बार। तो हुक्स लॉ के कुछ एजम्पशंस है। क्या है वो? मटेरियल इज होमोजीनियस, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक एंड मटेरियल इज इलास्टिक। तभी क्या करेंगे? तभी वो मटेरियल हुक्स लॉ ओबे कर सकते हैं। तो इलास्टिक मटेरियल मतलब जो मटेरियल डिफॉर्मेबल है उसको हम इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। होमोजीनियस मटेरियल और आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या है वो हम आगे देखेंगे ही। तो सबसे पहले देखते हैं हुक्स लॉ का स्टेटमेंट। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट अंडर डायरेक्ट लोडिंग विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। मतलब अगर किसी बॉडी पे हमने डायरेक्ट लोडिंग अप्लाई की तो क्या होगा? जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होगा विद इन जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है उस तक। तो ये डायग्राम कंसिडर कीजिए। इसमें जो ये जो है ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है, और ये जो है ये स्ट्रेस स्ट्रेन ऐसे वैरी हो रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होगा। और इसका जो एंड पॉइंट होगा वो क्या हो गया? हमारा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। बस वहां तक जो है वो हुक्स लॉ ओबे करता है। और ये जो लाइन है ये हो गया इसका एंगल थीटा, मतलब ये हो गया इसका स्लोप। स्लोप हम कैसे लिखते हैं? tan थीटा से डिनोट करते हैं। तो वो स्लोप जो है वो है tan थीटा। और हमने क्या कंसिडर किया है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कंसिडर किया है E। मतलब जो स्लोप होगा इस स्ट्रेन डायग्राम का वो क्या होगा? इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? ये है यंग्स मॉड्यूलस अपना, मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्लोप ऑफ स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमने स्टेटमेंट देख लिया, that is stress is directly proportional to strain under direct loading and it is proportional up to the its proportionality limit। तो ये हो गया हुक्स लॉ। अब हमने हुक्स लॉ देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि होमोजेनियस मटेरियल क्या है। जो हमने होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल का जो मेंशन किया था एजम्पशंस में वो देखते हैं। तो होमोजेनियस मटेरियल मतलब क्या है? कंसिडर कीजिए ये एक बॉडी है और उसी बॉडी में से ये तीन पॉइंट्स है ए बी सी। और ये कंसिडर कीजिए ये एक्स डायरेक्शन है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का भी एक्स डायरेक्शन है, मतलब ये सेम डायरेक्शन है। और इस डायरेक्शन में इस बॉडी की प्रॉपर्टी क्या है? मतलब इस पॉइंट की प्रॉपर्टी इवन है। तो इस पॉइंट की प्रॉपर्टी भी सेम डायरेक्शन में इवन ही होगी। वैसे ही ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, इसका भी ये y डायरेक्शन और ये z डायरेक्शन। इसकी जो प्रॉपर्टी वैरी हो रही, इसकी y डायरेक्शन में प्रॉपर्टी है E2, तो इस पॉइंट की भी E2 होगी। सेम C के लिए अगर ये y डायरेक्शन है तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी E2, और x डायरेक्शन में क्या होगी? इवन। सिमिलरली z डायरेक्शन में E3 कंसिडर कीजिए, तो इस पॉइंट की भी z डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होगी वो E3 होगी। सिमिलरली फॉर C पॉइंट। और एक डायरेक्शन कंसिडर कीजिए ये एक डायरेक्शन है थीटा, इस यहाँ पर भी ये डायरेक्शन है थीटा। तो इस डायरेक्शन में इस पॉइंट की प्रॉपर्टी E4 होगी। सिमिलरली जो बी पॉइंट है उसके लिए भी इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इस डायरेक्शन में थीटा डायरेक्शन में E4 होगी। सिमिलरली फॉर सी इन दैट थीटा डायरेक्शन जो प्रॉपर्टी होगी वो E4 होगी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? होमोजेनियस बॉडी में सेम डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज होंगी किसी भी पॉइंट पे वो क्या होगी? सेम होगी। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो उस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है। मतलब एक्स डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी, वाई डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी। तो होमोजेनियस मटेरियल का डेफिनेशन क्या है? मटेरियल इज सेड टू बी होमोजेनियस which exhibits same elastic properties at any point in given direction। तो इस बॉडी में किसी भी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन सेम हो
तो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी सेम होगी लेकिन सिर्फ उस डायरेक्शन में। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील। ये जो है ये होमोजेनियस मटेरियल के एग्जांपल है। होमोजेनियस मटेरियल के बाद देखते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या है, कंसिडर कीजिए ये एक बॉडी है और उसमें से ये 3 पॉइंट्स है ए बी सी, और ये ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट्स की ये जो डायरेक्शन है ये है एक्स वाई जेड। सिमिलरली फॉर बी पॉइंट एक्स वाई जेड। तो ये जो बॉडी है पूरी, इसमें हमने 3 पॉइंट कंसिडर किए और हमें देखना है कि आइसोट्रोपिक मटेरियल में जो प्रॉपर्टीज है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, वो कैसे वैरीज होती है। तो ये जो पॉइंट है ए, इस एक्स डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी होगी इवन, वाई डायरेक्शन में भी इसकी प्रॉपर्टी सेम ही होगी दैट इज इवन, जेड डायरेक्शन में भी इसकी प्रॉपर्टी होगी इवन। सिमिलरली हम अगर और कोई डायरेक्शन ले थीटा, ये हो गया डायरेक्शन थीटा, तो इस डायरेक्शन में भी इसकी प्रॉपर्टी होगी इवन। सिमिलरली फॉर पॉइंट बी, इस डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी होगी E2। यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या थी, E1 थी, मतलब इस पॉइंट पर सारे डायरेक्शन पे जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर ही रहेगी, सिर्फ इस पॉइंट पे। बी पॉइंट पे आके प्रॉपर्टी चेंज होगी, वो भी E2। इस बी पॉइंट पे जो भी सारे डायरेक्शंस होंगे उस पर प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी E2 होगा। अगर हमने सेम जो थीटा डायरेक्शन कंसिडर किया तो वहां पर भी जो प्रॉपर्टी होगी वो E2 होगी। सिमिलरली अगर E3 के लिए सी पॉइंट के लिए ले तो इस पर प्रॉपर्टी क्या होगी, E3 कंसिडर करते हैं हम कि सी पॉइंट पे E3 जो प्रॉपर्टी है वो उसकी वैरी होगी। तो और यहाँ पर भी अगर हमने थीटा डायरेक्शन लिया, उस डायरेक्शन में भी इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी E3। मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट पे प्रॉपर्टी डिफरेंट है, डिफरेंट पॉइंट्स पे प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन अगर हम उस पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टी देखें तो वो सेम है। मतलब यहाँ पर क्या है, जो प्रॉपर्टीज है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है उस पॉइंट पे। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ये जो है ये आइसोट्रोपिक मटेरियल के एग्जांपल्स है। उसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। Material is said to be isotropic which exhibits same elastic properties in any direction at a given point। मतलब यहाँ पर ए बी सी पॉइंट्स दिए हुए थे और उनके कोई भी डायरेक्शन में उनका जो प्रॉपर्टी होगा उस पॉइंट पे वो सेम ही होगा। ए के लिए E1 प्रॉपर्टी थी और वो हर डायरेक्शन में सेम ही थी, वैसे बी के लिए E2 प्रॉपर्टी थी और वो हर डायरेक्शन में सेम ही थी। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। और ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो अब हम एनिसोट्रोपिक मटेरियल देखते हैं। तो कंसिडर कीजिए ये एक बॉडी है और उसमें से ये 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, एंड दीज आर directions of point A, X, Y and Z, and these are direction of point B, X, Y and Z। एंड हम और एक डायरेक्शन कंसिडर करते हैं थीटा, इस ए पॉइंट पे भी और इस बी पॉइंट पे भी। तो अभी एनिसोट्रोपिक मटेरियल में डिफरेंस क्या है आइसोट्रोपिक से। तो ये जो मटेरियल होता है एनिसोट्रोपिक मटेरियल, उसका हर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। मतलब अगर ए पॉइंट कंसिडर करें तो ये होगा E1, इस डायरेक्शन थीटा डायरेक्शन में होगा E2, इस डायरेक्शन में होगा E3, और जो जेड डायरेक्शन में होगा E4। मतलब इस ए पॉइंट पे इसके हर डायरेक्शन में इसका प्रॉपर्टी जो है वो अलग है। अगर हम बी पॉइंट पे देखें तो इस बी पॉइंट पे भी इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो अलग होगा। कंसिडर कीजिए यहाँ पर है उसका E1 डैश, थीटा के डायरेक्शन में है E2 डैश, E3 के डायरेक्शन में है वाई के डायरेक्शन में E3 डैश, जेड के डायरेक्शन में E4 डैश।
मतलब इस बॉडी में हर एक पॉइंट पे, हर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी। मतलब इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं होगी, ना ही डायरेक्शन में और ना ही पॉइंट पे। तो हम डेफिनेशन देखते हैं एनिसोट्रोपिक मटेरियल का। मटेरियल विच एग्जिबिट डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एनिसोट्रोपिक मटेरियल। तो हमने देख लिया कि एनिसोट्रोपिक मटेरियल किसे कहते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। तो ऑर्थो मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। हमने देखा था ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस। ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस मतलब जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती है उनको हम ऑर्थोगोनल डायरेक्शन बोलते हैं। देखिए एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। और इनमें से जो एंगल है ये साइड्स का वो क्या है? 90 डिग्री है। तो ये डायरेक्शन एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल में क्या होता है? ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है उस डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी जो है वो वेरी होगी। मतलब एक्स डायरेक्शन में, पूरे बॉडी में एक्स डायरेक्शन में की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? ई एक्स होगी। वाई डायरेक्शन में ई वाई होगी और जेड डायरेक्शन में ई जेड होगी। मतलब जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें इस बॉडी की प्रॉपर्टी जो है वो वेरी होंगी। मतलब ये जो कंसिडर कीजिए ये स्ट्रेन है, तो ये जो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन नेवर बी इक्वल्स टू स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, और ना ही जेड डायरेक्शन का जो स्ट्रेन होगा वो इक्वल होगा। मतलब हर एक डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। तो ये क्या है? मटेरियल विच एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन देन मटेरियल इज कॉल्ड ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। तो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल का हम एग्जांपल देख सकते हैं। वुड जो है वो एक ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल है। प्लाईवुड भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल है। तो ये जो एग्जांपल्स हो गए ये हो गए ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के एग्जांपल्स। हमने एनिसोट्रोपिक देखा, आइसोट्रोपिक देखा, ऑर्थोट्रोपिक देखा। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स के टाइप है, और जैसे मटेरियल्स के टाइप वेरी होंगे वैसे ही इलास्टिक कांस्टेंट का जो नंबर है वो भी वेरी होगा। तो अब हम जो इलास्टिक कांस्टेंट्स देखने वाले हैं वो किस मटेरियल्स के लिए देखने वाले हैं? जो मटेरियल्स होमोजीनियस है और जो मटेरियल्स आइसोट्रोपिक है उन मटेरियल्स के लिए हम ये इलास्टिक कांस्टेंट्स देखने वाले हैं। अब हम इलास्टिक कांस्टेंट देखते हैं। तो जो हम इलास्टिक कांस्टेंट देखने वाले हैं वो कौन से मटेरियल्स के लिए है? होमोजेनियस मटेरियल एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए हम ये इलास्टिक कांस्टेंट्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है यंग्स मॉड्यूलस। ये हमने देखा था कि जब हुक्स लॉ ओबे होता है तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आता है, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन अंडर इफेक्ट ऑफ यूनिएक्सियल लोडिंग, उसका जो रेशियो होता है वो हम यंग्स मॉड्यूलस से डिफाइन करते हैं। ये जो ई है ये क्या होता है? हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? यंग्स मॉड्यूलस। तो इसमें सब इस स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो ये है यूनिएक्सियल लोडिंग। कंसिडर कीजिए ये एक बॉडी है और इस पर हमने ये फोर्स पी अप्लाई किया, तभी उसमें नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप होगा, और उसका जो रेशियो होगा उसको हम क्या लिखते हैं? यंग्स मॉडुलस से हम उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये यूनिएक्सियल लोड आया तभी हमने ये एक कैलकुलेट किया। लेकिन अगर इस बॉडी पे इस दूसरे डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हम ये यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आप ये याद रखिए कि ये सिर्फ यूनिएक्सियल लोडिंग होगी तभी हम यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हैं। यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट है वो है पास्कल, क्योंकि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस का यूनिट जो होता है वो पास्कल होता है, और जो स्ट्रेन है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो हम यंग्स मॉडुलस पास्कल में डिनोट करते हैं। और यंग्स मॉडुलस मतलब ही इलास्टिसिटी, जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होगा उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। मतलब जो बॉडी का स्टिफनेस होगा उतना ही ज्यादा होगा, और डिफॉर्मेशन भी बॉडी का कम होगा अगर उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है तो। उसके बाद देखते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को शेयर मॉडुलस भी बोला जाता है। तो ये कब डेवलप होता है? जब बॉडी पर शेयर स्ट्रेस अप्लाई हो रहे हो। तो कंसिडर कीजिए ये शेयर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है
इस डायरेक्शन में ऐसे, और ये जो इसका मैग्नीट्यूड है वो सेम ही रहेगा चारों डायरेक्शन में। तो ये शेयर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है बॉडी पर, देखिए, और इसकी वजह से क्या होगा, इस बॉडी का डिस्टॉर्शन होगा। ये एंगल होगा 5/2, मतलब वही शेयर स्ट्रेन। ये भी एंगल होगा 5/2, और जो टोटल होगा ये इन दोनों का एडिशन होगा। तो हमने हुक्स लॉ देखा, तो हुक्स लॉ ने क्या करता है डिनोट, जो शेयर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन होगा, और उनका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो होगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। उसको हम जी से डिनोट करते हैं। इसको शेयर मॉड्यूलस भी बोलते हैं और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। इसका भी जो यूनिट है वो होगा पास्कल, क्योंकि शेयर स्ट्रेस हम पास्कल में ही डिनोट करते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस हम निकाल सकते हैं कब, जब बॉडी पर शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा हो और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। शेयर स्ट्रेस के बाद, रिजिडिटी के बाद हम देखते हैं बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस क्या है, तो देखिए, इट रिप्रेजेंट्स इफेक्ट ऑफ इक्वल एंड अलाइक ट्राइएक्सियल स्ट्रेस ऑन यूनिट वॉल्यूम चेंज। तो क्या है ये, तो कंसिडर कीजिए, ये जो है ये एक्स डायरेक्शन है और इस पर क्या लग रहा है, सिग्मा स्ट्रेस लग रहा है। ये वाई डायरेक्शन है, इस पर सिग्मा जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम ही है, और ये जेड डायरेक्शन है, इस पर भी क्या लग रहा है, सिग्मा स्ट्रेस लग रहा है। ये जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है बॉडी पे, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है हर एक डायरेक्शन में। तो हम बल्क मॉड्यूलस कब कैलकुलेट कर सकते हैं, जब बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है और वो जो स्ट्रेस है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, और वो जो डायरेक्शन भी है उनका, मतलब यहाँ पर कौन सा टेंशन, यहाँ पर कौन सा ये आ रहा है, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स हमने अप्लाई किया है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तभी हम ये जो है ये बल्क मॉड्यूलस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस होता तो भी चलता, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो सेम ही होना चाहिए तीनों डायरेक्शन में। तो बल्क मॉड्यूलस क्या है, जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है ट्राइएक्सियल स्ट्रेस, उसका रेशो किससे, जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसका जो रेशो होगा स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसको हम क्या कहते हैं, बल्क मॉड्यूलस कहते हैं। तो देखिए, सिग्मा अपॉन डेल्टा वी बाय वी, ये जो है ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो ये ट्राइएक्सियल स्ट्रेस मतलब क्या है, लाइक स्ट्रेसेस, ये जो है ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस है। तो कंसिडर कीजिए ये एक बकेट है और इसमें ये पानी है। तो पानी में अगर हमने कोई भी पॉइंट लिया तो उस पॉइंट पे जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा होता है वो अलाइक स्ट्रेस होता है, मतलब उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोलते हैं। तो इस बॉडी, ये जो बकेट है, अगर इस पर हमने कहीं भी इस पर होल किया तो यहाँ से क्या होगा, जो पानी है वो बाहर आएगा। मतलब इस बॉडी पर क्या अप्लाई हो रहा है, जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है वो सभी डायरेक्शन में सेम है। अगर हमने यहाँ पर होल किया तो भी यहाँ से भी पानी आएगा, इधर होल किया तो भी यहाँ से भी पानी आएगा, यहाँ से भी पानी आएगा। मतलब इस पानी में जो भी पॉइंट्स हम लेंगे उस पर सब जगह पर सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो क्या है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है। वैसा ही फोर्स अगर बॉडी पर अप्लाई हो रहा है तभी हम बल्क मॉड्यूलस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका भी जो यूनिट होगा वो क्या होगा, पास्कल ही होगा, क्योंकि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो ये हो गए हमारे मॉड्यूलस। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पॉइजनस रेशियो। What is Poisson's ratio? तो Poisson's ratio is the ratio of lateral strain upon longitudinal strain, और ये जो रेशो है ये निगेटिव रेशो है। तो डेफिनेशन देखिए, इट इज निगेटिव रेशो ऑफ lateral strain to longitudinal strain अंडर axial लोडिंग। तो यहाँ पर भी हमने क्या कंसिडर की है, एक्सियल लोडिंग कंसिडर की है। तो ये एक बॉडी है, उस पर हमने फोर्स P लगाया, तो क्या हुआ, इस बॉडी के डायमेंशन चेंज हुआ, और ये क्या, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उस डायरेक्शन के स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। उसकी वजह से बॉडी इलोंगेट हो गई और बॉडी में स्ट्रेन आ गया। तो ये
जो साइड है वो इलोंगेट होगी और जो लैटरल साइड है वो क्या होगी, उसका जो डिमेंशन है वो डिक्रीज होगा। मतलब उसका जो स्ट्रेन आएगा वो क्या आएगा, लैटरल स्ट्रेन जो आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव स्ट्रेन आएगा। ये पहले का ही निगेटिव साइन, उसके बाद लैटरल स्ट्रेन का जो साइन होगा वो निगेटिव होगा, और जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है वो जो है वो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव होगा। तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा पॉइजन रेशियो का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब ऐसे नहीं कि वो लेंथ के साइड लेंथ है वो एक्सपांड हो रहा है इसलिए हम उस साइड पर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन देंगे, वैसे नहीं। देखिए कंसिडर कीजिए ये एक बॉडी है और इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन किस डायरेक्शन में लेंगे, जो डिमेंशन है, जिस डिमेंशन पर हमने फोर्स अप्लाई किया है उस डिमेंशन पर ही उस डिमेंशन पर हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन लेंगे, और उसका जो अपोजिट डायमेंशन होगा उस पर हम लैटरल स्ट्रेन लेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि जो पॉइजन रेशियो है वो है रेशियो ऑफ द लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये क्या है, निगेटिव रेशियो है। तो जो हमारा लैटरल स्ट्रेन आता है वो निगेटिव आता है, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, और ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन तो पॉजिटिव ही होता है, तो उसकी वजह से जो पॉइजन रेशियो है वो हमारा पॉजिटिव आता है। अगर ऐसे ही हम कंप्रेशन के लिए करें तो कंप्रेशन में क्या होगा, यहाँ पर अपोजिट फोर्स डायरेक्शन में अगर हमने फोर्स लगाया तो क्या होगा, जो हमारा लैटरल स्ट्रेन है वो पॉजिटिव आएगा और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो निगेटिव आएगा। तो वैसे ही निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा पॉइजन रेशियो है वो पॉजिटिव आएगा। हमने पॉइजन रेशियो का डेफिनेशन तो देख लिया, अब हम देखते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के लिए पॉइजन रेशियो क्या 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 है। तो कॉर्क के लिए जो पॉइजन रेशियो है वो है 0, ग्लास के लिए 0.01 to 0.05, कंक्रीट के लिए भी ऐसी रेंज है, और जो इलास्टिक मटेरियल है उनका जो पॉइजन रेशियो है वो क्या है, 0.25 से 0.42 में वैरी होता है। मोस्टली हमारे जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स है उनका पॉइजन रेशियो 0.25 से 0.42 में वैरी होता है। स्टील का जो है ये 0.286 है, जो एल्यूमिनियम का है वो 0.33 है, और जो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल्स मतलब रबर जैसे जो मटेरियल्स है, रबर का जो पॉइजन रेशियो है वो है 0.5। उसके बाद जो ह्यूमन टिश्यू और जो पॉलीमर्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं उनका जो पॉइजन रेशियो वो है निगेटिव है। तो इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो आपको समझ में नहीं आया होगा कि कॉर्क का 0 कैसे है, और सेकंड जो है वो है जो ह्यूमन टिश्यू और जो पॉलीमर्स होता है उनका निगेटिव कैसे है पॉइजन रेशियो, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए ये कॉर्क है, तो कॉर्क पर हमने अगर फोर्स अप्लाई किया ऐसे, तो इसका सिर्फ लॉन्जिट्यूडिनल जो हमारा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन है वो डेवलप होगा, उसका जो लैटरल स्ट्रेन डेवलप होता है वो 0 होता है। मतलब कॉर्क में जो लैटरल स्ट्रेन डेवलप होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और पॉइजन रेशियो क्या है हमारा, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन 0 होने की वजह से जो हमारा पॉइजन रेशियो मिलेगा कॉर्क के लिए वो क्या होगा, 0 होगा। अब हम जो ह्यूमन टिश्यू और सोप पॉलीमर है उनके लिए देखते हैं। कंसिडर कीजिए हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया ऐसे, तो क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन इन केसेस में क्या होता है, वॉल्यूम जो है मतलब इसका जो ये इसका लेंथ भी बढ़ेगा, मतलब उसका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और जो लैटरल स्ट्रेन है मतलब उसका लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन भी इंक्रीज होगा और लैटरल डायरेक्शन भी इंक्रीज होगा। और अगर दोनों स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, पहले ही हम क्या लेते हैं, निगेटिव रेशियो होता है हमारा पॉइजन रेशियो। तो अगर दोनों डिमेंशंस इंक्रीज हो रहा है तो जो लैटरल स्ट्रेन आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, जो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा,
तो फिर पॉइजन रेशियो है तो वो नेगेटिव आएगा। तो इस केस के लिए हम ये एक्सेप्शन लेते हैं कि जो वॉल्यूम है वो चेंज कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब वॉल्यूम जो है इस बॉडी का वो चेंज हो जाता है। तो जो पॉइजन रेशियो का जो वैल्यू है वो क्या आता है, निगेटिव आता है। तो ये दोनों केसेस स्पेशल केसेस से ध्यान में रखिए। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉइजन रेशियो जो है वो वैरी कैसे होता है, मतलब रेंज क्या है पॉइजन रेशियो की। तो रेंज क्या है, -1 to 0.5। जो भी सारे मटेरियल्स हैं यूनिवर्स में उसका जो पॉइजन रेशियो है वो -1 to 0.5 तक वैरी होता है। लेकिन आपको अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली ऐसे मेंशन किया है कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए क्या है पॉइजन रेशियो, और जो भी हम सॉम पढ़ते हैं उसमें जो पॉइजन रेशियो हम लेते हैं उसका जो वैल्यू डेविएट होता है वो 0 to 0.5 में ही होता है। ये इस क्वेश्चन बहुत बार गेट में पूछा जाता है और स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप पहले देख लीजिए कि आपको पूछा क्या गया है। अगर पूरे यूनिवर्स के लिए पूछा गया है तो वो -1 to 0.5 में वैरी होगा। अगर सिर्फ इंजीनियरिंग मटेरियल्स पूछे गए हैं तो वो सिर्फ 0 to 0.5 ही में ही वैरी होगा। तो हमें सिर्फ ये जो रेंज है, ये रेंज पॉइजन रेशियो की पढ़ाई जो सॉम हम पढ़ने वाले हैं उसमें लगने वाली है। हमने चारों जो इलास्टिक कांस्टेंट्स है होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए वो देख लिए, लेकिन उनके जो रिलेशंस है वो हमने नहीं देखे। एक्चुअली ये डिराइव करने के लिए आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में वगैरह, और ये डेरिवेशन भी बहुत इजी है। यहाँ पर हम सिर्फ उनके फॉर्मूलेज देखेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम गेट में इसके फॉर्मूलेज पूछते हैं। एसएससी के एग्जाम में तो डायरेक्ट फॉर्मूलेज आते हैं, आरटीओ के एग्जाम में भी वैसे ही लिखने के लिए कहते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा रिलेशन वो क्या है, E इक्वल्स टू 2G इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। म्यू हमारा पॉइजन रेशियो, जी हमारा ये है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और E इलास्टिक कांस्टेंट मतलब यंग्स मॉड्यूलस। जो फिर जो सेकेंड रिलेशन है वो क्या है, 3K इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू। तो ये यहाँ से ऐसे याद रखिए 1 प्लस म्यू 1 एंड 2, 1 माइनस 2 म्यू 1 2 3, मतलब 3K 1 माइनस 2 म्यू। तो अगर इन दोनों इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन मिलता है 9kg 3K प्लस जी। तो ये जो भी रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी रिलेशन एग्जाम के लिए पूछ सकता है, तो ये अच्छे से लर्न कीजिए। और जो हमारा इसका जो इनवर्स लेते हैं हम, मतलब जो मॉड्यूलर रेशो होता है उसका इनवर्स जो है वो हमारा पॉइजन रेशो होता है। तो मॉड्यूलर रेशो भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलर रेशो क्या है एक्चुअल में। तो हमने देखा कि जो आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस मटेरियल है उनके लिए ये चार कांस्टेंट है, ई, जी, के और म्यू। जो हमने अभी देखे कैसे निकालते हैं वो भी हमने देखा, उनके रिलेशंस भी देखे। तो ये जो है ये टोटल इलास्टिक कांस्टेंट हो गए। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट कांस्टेंट मतलब क्या, अगर इसमें से हमें कोई भी दो कांस्टेंट पता हो तो हम ये बाकी के सारे कांस्टेंट्स निकाल सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। मतलब हमें इसमें से अगर ई और जी पता हो तब भी हम ये दोनों कांस्टेंट निकाल सकते हैं, के और म्यू पता हो, मतलब इनमें से कोई भी दो पता हो तो भी हम सारे कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसका इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का वैल्यू कितना हुआ, 2 हुआ फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल। वैसे अगर ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए देखें तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने हैं, 9 है। ये मटेरियल्स क्या है ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा, आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। जो थर्ड है वो एनिसोट्रोपिक मटेरियल, उनके लिए क्या है इंडिपेंडेंट कांस्टेंट 21। तो अब आज हमने जो रिलेशंस देखे वो अच्छे से लर्न कीजिए। ये मटेरियल के टाइप्स है वो भी आपको समझ में आने चाहिए कि किस मटेरियल को आइसोट्रोपिक बोला जाता है, ऑर्थोट्रोपिक बोला जाता है और अनिसोट्रोपिक बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।